हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आप सभी का डिफरेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से आपकी बायोलॉजी की एक नई यूनिट स्टार्ट होने वाली है जिसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि मानव मनोविज्ञान। इस यूनिट में दोस्तों आपके बॉडी के जितने भी सिस्टम हैं वो सभी आते हैं, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका स्केलेटन सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम। तो जितने भी कम से कम 8 से 9 सिस्टम हैं वो सभी आपके इस यूनिट में आते हैं। और जो आपका एसएससी रेलवे है वो इसी यूनिट से कम 60% क्वेश्चन पूछता है। तो इसीलिए आप इस यूनिट को अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। तो चलिए दोस्तों, हम आज इस यूनिट का पहला चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम इस चैप्टर की कुछ बेसिक नॉलेज लेंगे, उसके बाद हम इस एसएससी और रेलवे में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले दोस्तों हम जानते हैं आखिर पाचन यानी कि डाइजेशन है क्या। तो डाइजेशन की अगर हम बात करें तो यह जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। क्या मतलब हुआ? जो आपके जटिल पोषक पदार्थ होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपका फैट हो गया, आपका प्रोटीन हो गया, तो इनको क्या है छोटे छोटे पोषक पदार्थों में तोड़ना। जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको ऑक्सीजन में तोड़ना, नाइट्रोजन में तोड़ना, हाइड्रोजन में तोड़ना, कार्बन में तोड़ना। और जो आपका जैसे कि प्रोटीन हो गया तो प्रोटीन को आपका क्या किसमें पेप्टाइड में तोड़ना, फिर अमीनो अम्ल में तोड़ना। तो ये सभी इस छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना ही हमारा क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम जानते हैं। तो ये होता क्या है? तो सब क्या है, सभी अंग जो भोजन के पाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं उन सभी अंगों से मिलकर एक तंत्र बनता है जिसको हम पाचन तंत्र या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। यानी कि क्या मतलब हुआ, जो हमारे जो अंग जो पाचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, सहायता करते हैं, उन सभी को मिलाकर एक तंत्र बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। चाहे दोस्तों वो आपका जैसे कि यहाँ पर मेल क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, और नीचे हमारा दिया हुआ है फीमेल का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जैसे कि आपका इसमें माउथ आता है, आपका इसोफेगस आता है, ग्रास नली जैसे कि लीवर यकृत हो गया, आपका स्टमक यानी कि आपका आमाशय हो गया, आपका लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, फिर रेक्टम यानी कि मल द्वार। तो ये सारे आपके क्या है, ये इसी के अंतर्गत आते हैं आपके पाचन तंत्र। चाहे आपका फीमेल हो चाहे मेल हो, कोई चेंजेस नहीं है, वही सारे आपके दिए हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं कि आखिर जो हमारी पाचन तंत्र की प्रक्रियाएं हैं यानी कि प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कितने चरण में पूरी होती है। तो दोस्तों ये जो हमारे पाचन तंत्र की प्रक्रिया है ये 5 चरण में पूरी होती है। सबसे पहले क्या होता है, हमारा होता है अंतःग्रहण यानी कि इजेशन। इजेशन में क्या होता है, जब भी हम कोई भोजन जो होता है उसको ग्रहण करना क्या कहलाता है? अंतःग्रहण यानी कि इजेशन। फिर उसके बाद वह भोजन जो है वो हमारा कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। फिर स्टमक में उसका क्या होता है? पाचन होता है यानी कि डाइजेशन होता है। फिर उसके बाद दोस्तों वो हमारा छोटी आंत में आता है, और छोटी आंत में उसका क्या होता है? अवशोषण यानी कि अब्जॉर्प्शन होता है। अब्जॉर्प्शन मतलब कि जितने भी जो पाचक रस होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो बॉडी हमारी उसको क्या कर लेती है? क्या अब्जॉर्प्शन कर लेती है, क्या कर लेती है? उसको सोख लेती है। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो भी पाचक जो तत्व होते हैं उसमें क्या है, खून में मिलाने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? स्वागीकरण कहलाती है, एसिमिलेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? एसिमिलेशन कहलाती है। फिर उसके बाद जितना भी वेस्टेज होता है वो हमारे बड़ी आंत में चला जाता है, और उसको क्या है, उसके बाद क्या हो जाता है? मल त्याग यानी कि इजेशन हो जाता है, यानी कि बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं पाचन तंत्र के भाग यानी कि हम जानते हैं पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे क्या क्या होता है। तो इसके 2 मेन पार्ट होते हैं। एक हमारा होता है क्या है, आहार नाल के भाग, और दूसरे होते हैं पाचन ग्रंथियां। तो क्या मतलब हुआ इनका? तो अगर हम बात करें आहार नाल के भाग तो इसमें क्या आता है? हमारा मुख आता है यानी कि माउथ, या फिर मुख हुआ बकल कैविटी। फिर इसमें आता है अमाशय, जठर यानी कि हमारा हो गया स्टमक। फिर हमारा इसी में आता है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर आता हमारा गुदा एनस आता है। फिर वैसे ही दोस्तों अगर हम बात करें हमारी पाचन ग्रंथियां क्या होती हैं? पाचन ग्रंथियां वे होती हैं जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करती हैं, वो पाचन ग्रंथियां कहलाती हैं। तो उसमें कौन कौन आता है? हमारी लार ग्रंथियां आती हैं, फिर हमारी जठर ग्रंथियां आती हैं, फिर यकृत आती है, फिर हमारी कौन कौन सी आती हैं? अग्नाशय आती है हमारी, फिर आंत्र ग्रंथियां आती हैं। तो ये सभी हमारी क्या है, भोजन को पचने में मदद करती हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें हमारे मुंह से स्टार्ट होकर हमारे कहाँ तक, एनस तक का पार्ट जो होता है वो अगर हम उसकी बात करें तो कितनी लंबाई होती है? तो आहार नाल की लंबाई जो है वो 9 मीटर या फिर 32 फीट की होती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों हमने इसकी कुछ बेसिक नॉलेज ले ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हैं। तो जब पहले क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, तो बताइए मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया जो है वो मुख से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि पाचन नली जो होती है कितने फीट लंबी होती है? दोस्तों वो होती है हमारी 32 फीट लंबी होती है, और मीटर में अगर आपसे कोई पूछे तो 9 मीटर होती है। इसलिए ऑप्शन इसका क्या लगाएंगे आप? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं कि अस्थियों
और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव है, तो अस्थियों और दांतों में कौन सा रासायनिक द्रव मौजूद होता है, तो दोनों में हमारा क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि दांत के एनेमल का नियंत्रण किस कारण से होता है, तो किसके कारण नियंत्रण मतलब उसको टूटने से कौन बताता है, तो पानी में उच्च मात्रा फ्लोराइड के कारण जो होती है वो हमारे दांत का नियंत्रण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा दिया हुआ है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, यानी कि 2 बार निकलते हैं, तो कितने दांत होते हैं दोस्तों, वो अगर हम बात करें तो 20 दांत जो हैं वो हमारे पूरे जीवन काल में 2 बार निकलते हैं और 12 दांत जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं। अगला प्रश्न, अगला दिया हुआ है कि दांतों में निम्न में से क्या होता है, तो दांत जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो वो होते हैं कैल्शियम के, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है, विकृति मतलब उसका क्षरण, यानी कि किसके कारण दांत हमारे टूटने लगते हैं, तो दोस्तों वो फ्लोरीन है, क्या है, फ्लोरीन के कारण हमारे दांत टूटने लगते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्लोरीन। अगला प्रश्न, अगला हमारा दिया हुआ है कि एक वयस्क मानव में समानता होते हैं, तो वयस्क मानव में समानता कितने चवर्णक होते हैं, ये पूछा जा रहा है, तो वयस्क मानव में याद रखिएगा कि 12 चवर्णक होते हैं, कितने चवर्णक होते हैं, 12 चवर्णक होते हैं। अगर हम बात करें तो आगे की ओर देखिए आपके क्या होते हैं, आगे की तरफ आपके इंसीजर होते हैं, उसके बाद आता है कैनाइन, उसके बाद हमारा प्रीमोलर, फिर हमारा आता है मोलर, तो ये आपके इस क्रम में दांत लगे होते हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, ठीक है, जैसे कि इंसीजर रत्नक होते हैं, फिर हमारे आते हैं क्या है, कैनाइन, फिर कैनाइन को हम क्या कहते हैं, करंतक कहते हैं, प्रीमोलक, चवर्णक, फिर क्या अर्ध चवर्णक, तो इस तरीके से हमारे क्या है दांत लगे हुए होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों जानने से पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप सभी को इस इस चैनल पर जितनी भी क्लासेस चलती हैं उनकी सभी की PDF आपको प्रोवाइड हो सकें। तो दोस्तों उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां से जाकर ज्वाइन कीजिए और हमारी PDF को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है, तो किस क्षेत्र तक रहती है, तो दोस्तों अगर कड़वाहट की बात की जाए तो जो जीभ का पिछला भाग होता है उसमें कड़वाहट होती है, इसीलिए इसका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम कुछ और बेसिक जान लेते हैं। तो जो आगे का यहाँ पर का इतना हिस्सा होता है इसमें दोस्तों क्या है, कसैलापन लगता है, ठीक है। साइडों में जो आपको भाग दिख रहा होगा इसमें क्या खट्टापन लगता है, जो आपका आगे का भाग होता है इसमें दोस्तों मीठापन लगता है, ठीक है। और जो पीछे का भाग यही पूछा गया है, कड़वा किसमें लगता है, तो पीछे के भाग में कड़वा लगता है। फिर हमसे पूछा है नमकीन जो आगे का भाग है तो इसमें नमकीन हमको महसूस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला दिया हुआ है कि लार किसके पाचन में मदद करती है, तो लार दोस्तों किसके पाचन में मदद करती है, तो ये हमारे स्टार्च के पाचन में मदद करती है, इसलिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में दोस्तों कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये पाया जाता है टाइलिन, इसीलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अमाशय किस एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, तो दोस्तों ये बताइए पेट जो होता है स्टमक वो किसको पचाने में मदद करता है, वो क्या पेप्सिन को पचाने में मदद करता है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है, तो किसमें अम्ल होता है आपका, तो पाचन अम्ल पूछा जाता है तो हमारा वो क्या है, अमाशय में होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि स्टमक में होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मानव के अमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, X एक है। अभी बताया गया कि कौन सा अम्ल होता है स्टमक में, बताइए, तो स्टमक में दोस्तों आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यानी कि उसको आप बोलते हो HCl, क्या बोलते हो, HCl होता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला हमारा दिया हुआ है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो दोस्तों प्रोटीन जो होते हैं वो किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है वो हमारे किसमें, अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में भी हमने आपको बताया था। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कल के क्लास की। तो दोस्तों कल की क्लास में आपको इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कराए जाएंगे, तो इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका ये सेकंड पार्ट छूट ना सके। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस चैनल पर टाइम टेबल के बारे में, जो हमारी क्लासेस होती हैं। तो फिजिक्स की अगर हम दोस्तों बात करें तो फिजिक्स की क्लासेस जो है मंडे एंड ट्यूसडे को होती है, वो 8 बजे होती है। आगे अगर हम बात करें तो बायोलॉजी की वेडनेसडे और थर्सडे को लगती है, वो भी 8 बजे, और केमिस्ट्री की फ्राइडे और सैटरडे को, वो भी 8 बजे। तो ये क्लासेस आपकी होती हैं दोस्तों, टाइमिंग में कोई चेंजेस नहीं है, आपकी क्लासेस वही प्रॉपर तरीके से हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इसके बायोलॉजी के पिछला टॉपिक नहीं देखा है तो आप राइट साइड में क्लिक कीजिए, और अगर आपने इसका सेकंड पार्ट देखना है या फिर आपको पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो आप लेफ्ट साइड में क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।